आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन आप सब लोगों के लिए फ्री है, पर मुझे मोटिवेट करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन देते रहिए, ताकि मैं मोटिवेट रहकर आपके लिए अच्छे अच्छे फैन फिक्शन लाती रहूँ। और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर टीम जो मुझे इतना प्यार करती है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और मुझे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और जिससे मैं खुश हो जाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे कहने पे वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग ने पनिशमेंट लेना का डिसीजन लिया ताकि उन लोगों का सच सबके सामने ना आ सके, ताकि सबको ये ना पता चल सके कि शिचैन को मतलब एक तरीके से किसी ने पॉइजन दिया है और वो सर्कुलेशन में नहीं है। आप आगे जब विंग वहाँ पनिशमेंट ले रहे हैं तो इस चीज़ की खबर चारों तरफ फैल गई है। हारम में भी ये खबर पहुँचती है, जहाँ एक तरफ कुछ लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश होते हैं कि क्वीन को पनिशमेंट मिली, तो वहीं कुछ लोग अपसेट होते हैं, जिनमें से एक वेंचिंग है। वेंचिंग अच्छे से जानती है कि ये पनिशमेंट क्यों ली है विंग ने। हाँ, वो यानली का सच भी जानती है, यानी वो जानती है कि वो यानली नहीं बल्कि विंग है। वहीं विंग के लिए घुटनों पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे कई ज़्यादा घुटनों पर बैठा है। उसने तो मैडम यू की कितनी गंदी गंदी पनिशमेंट झेली है। जेलियान के वार सहे हैं, खाना नहीं खाया, एक एक हफ्ते तक उसे खाना नहीं मिलता था। कमज़ोरी में वो कितनी बार बेहोश भी हुआ है, कितना कुछ सा है। तो एक घुटनों पे बैठना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वेंचिंग को मन में बहुत गिल्ट हो रहा है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है विंग मेन हॉल में बैठा हुआ है, उसके मेट और उसका भाई उसके पास खड़े हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि पनिशमेंट वाले पर्सन को कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा। बट हाँ, वो अब विंग के लिए थोड़ा परेशान है। छाता लेके उसके लिए उसका भाई खड़ा हुआ है ताकि उस पर धूप ना पड़े। उसकी दोनों मेट उसे पंखे से हवा कर रही है ताकि उसे गर्मी कम लगे। इस हॉल में धूप आती है, जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा एक तरह से गर्मी महसूस हो रही होगी। यही सोच के वो लोग इस समय विंग का ऐसे ध्यान रख रहे हैं। जब वहीं वेंचिंग जब देखती है कि विंग कब मतलब एक तरह से वेंचिंग के कपड़ों में है वो, बट उसके बावजूद पूरा उसका फेस लाल हुआ है धूप के कारण, उसका चेहरा उसके लगातार पसीने भी बह रहे हैं, फिर भी वो स्माइल कर करके अपने मतलब दोनों मेट्स और भाई को इरिटेट कर रहा है, जिसके कारण जिनचा थोड़ा मुंह भी सड़ा रहा है। दूर खड़ी वेंचिंग को विंग पे बहुत तरस आता है और अब वो मेन हॉल की तरफ चली जाती है, यानी जहाँ पे इस समय वांग जी अभी अपनी मदर को मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यानली को उस पनिशमेंट से फ्री कर दे। वहीं मैडम लैन इस बात पे बहुत गुस्सा हो रही हैं। वहाँ पे लैन कुरैन भी है, मिनिस्टर्स और उसके फादर यानी वेंचिंग के फादर वैन रोहान भी हैं। जब सब वेंचिंग वहाँ पहुँचती है तो सब लोग वेंचिंग को वहाँ देख के थोड़ा शॉक होते हैं। सबसे पहले तो मैडम लैन दौड़ के वेंचिंग के पास आती है और बोलती है, वेंचिंग तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें मैंने बोला था ना रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हें कुछ चाहिए था, किसी से कोई काम था, तुम मुझे बताओगे। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली वहाँ अपने खास सर्वेंट भी रखे हैं जो तुम्हारी हर चीज़ ज़रूरत पूरी कर सके। जिस बात पे अवेंजिंग थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, आप सचमुच में मेरी हर इच्छा पूरी करेंगी मदर? और क्या, तुम एक बार बोलो तो सही बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बताओ क्या हुआ, तुम इतनी दूर इस समय यहाँ क्यों आई हो? जिस पे अवेंजी इमोशनल होती हुई मदर एक तरह से मैडम लैन की तरफ देखती है और बोलती है, आप अभी इसी वक्त यानली को उस पनिशमेंट से फ्री कीजिए, क्योंकि यानली की कोई गलती नहीं है। इस बात पे मैडम लैन शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देख रही है। वहीं वांग जी भी वेंचिंग की तरफ देख रहा है। अवेंजी मैडम लैन के दोनों हाथों को पकड़ती है और बोलती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मेरे हस्बैंड यानली की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से सेक्युलरिज्म में गए हैं। इस सब की कल्प्रेट असलियत में मैं ही हूँ। तो पनिशमेंट अगर किसी को मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो वेंचिंग? अचानक से मैडम लैन थोड़ा सा परेशान होते हुए वेंचिंग की तरफ देखती हैं और बोलती हैं। वहीं सबका ध्यान भी अब वेंचिंग की बात पे जाता है। वेंचिंग अब बोलती है, क्योंकि गलती उसकी है, उसने ही कहीं ना कहीं सिचैन को फोर्स किया था कि वो यानली से शादी करे, और उसे चैन शायद किसी और की बात नहीं मानते, लेकिन मेरे फोर्स करने से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वहाँ मुझसे दूर चले गए। वो मुझसे नाराज़ हैं।
क्योंकि मैंने उनको किसी और के साथ शेयर करने की बात की, अपने राइट को यानली को देने के लिए कहा। इसमें यानली की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही सिचैन को सबसे ज़्यादा उस दिन हर्ट किया था, मेरे कारण ही वो सबसे ज़्यादा हर्ट थे। कहीं ना कहीं वेंची ये बात रोते हुए बोले, जो गलत भी नहीं है, क्योंकि सचमुच में उस दिन भी सिचैन ने वेंचिंग से यही कहा था कि वो शायद ज़्यादा अपसेट इसी वजह से है कि वेंचिंग अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले रही, क्योंकि वेंचिंग उन्हें किसी और का हस्बैंड बनने पे के लिए फोर्स कर रही है। जिस बात पे अब मैडम लैन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो वेंचिंग के अंदर इस समय वो दर्द महसूस कर रही हैं जो एक टाइम पे उन्हें भी महसूस हुआ था जब उन्होंने अपने हस्बैंड को फोर्स किया था, और बाद में उन्हें इस चीज़ के लिए काफ़ी गिल्ट भी होता था। कहीं ना कहीं मैडम लैन वेंचिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, एडमायर करती हैं, और उसे बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकती। इसे वो तुरंत वेंचिंग को गले लगाती हैं और उसके कमर को सहलाने लगती हैं। मेरा बेटा एक नंबर का बेवकूफ़ है, अपनी इतनी प्यारी सी वाइफ को पे गुस्सा होके वो खुद सेक्युलरिज्म में चला गया। उसके सेक्युलरिज्म से बाहर आने दो, उसके टांग तोड़ दूंगी मैं, और उसे तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठा के माफ़ी भी मंगवाऊंगी, क्योंकि उसने इस समय तुम्हें हर्ट किया। सचमुच में उस पनिशमेंट यानली नहीं बल्कि मेरे बेटे को देनी चाहिए। अब मैडम लैन वेंचिंग को थोड़ा शांत करते हुए बोल रही हैं, क्योंकि वो वेंचिंग को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहती, उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती। उसकी स्टेज ऐसी है, और वो बेचारी है भी तो अकेले, ना उसका हस्बैंड उसके पास है। कितना इमोशनली इन 3 महीनों में उसने स्ट्रगल किया होगा। कहीं हीलर ने ये चीज़ भी मैडम लैन को बताई है कि लिए तो किस्मत की बात है, कितने स्ट्रेस के बाद भी वो बेबी सरवाइव कर पाया, वरना जिस हिसाब से वेंचिंग का स्ट्रेस लेवल है, कहीं ना कहीं वेंचिंग के मिसकैरेज होने के भी चांस है। इसी कारण मैडम ने वेंचिंग को बिल्कुल भी अपसेट या स्ट्रेस नहीं करना चाहती, इसलिए वो बहुत प्यार से अब वेंचिंग का हाथ पकड़ के सबके बीच में बोलती है, गलती किसी की नहीं है, गलती सचमुच में मेरे बेवकूफ़ बेटे की है। इसलिए अब हम में से कोई भी उसे सेक्युलरिज्म से बाहर लाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे खुद की करी हुई गलती का डिसीजन रियलाइज़ तब होगा जब वो वहाँ से बाहर आएगा। उसे महसूस होगा कि उसने अपनी लाइफ के कितना इंपॉर्टेंट पार्ट अपने गुस्से में गंवा दिया। अपनी प्यारी सी बीवी की इस प्रेगनेंसी में उसका साथ ना देके जो उसे बाद में पछतावा होगा ना, वही उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। चलो हम सब अपना अपना काम करते हैं और उस बेवकूफ़ इंसान को उसके हालात पर छोड़ देते हैं, और तुम अब बिल्कुल रोगी नहीं। कहीं ना कहीं मैडम लैन का पूरा नज़रिया वेंचिंग के कुछ आंसुओं ने बदल दिया। ये देखकर वो कहीं ना कहीं वांग जी शौक है, पर वांग जी जानता है कि सचमुच में वेंचिंग ही है जो उसकी मदर के दिल को पूरी तरह से बदल सकती है। उसकी मदर कोई बहुत बुरी इंसान नहीं है, बल्कि दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हाँ, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनके अंदर ये स्ट्रिक्टनेस और ये कड़वाहट अपने हस्बैंड से 10 साल दूर रहने के कारण है। लेकिन हाँ, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार से भरी हुई है। इसी कारण आज उन्होंने इस तरीके से अब पनिशमेंट छोड़ के वेंचिंग की खुशी को ही सबसे ऊपर रखा, अपने ईगो को एक सेकंड में ही साइड कर दिया। वरना वो भी ईगो में आके कहती कि नहीं, उसने मेरी बात काटी है तो मैं उसे पनिशमेंट ज़रूर दूंगी, पर नहीं। मैडम लैन ने तुरंत वांग जी की तरफ देख के मतलब यानली की पनिशमेंट ख़त्म करके उसे उसके महल ले जाने की बात कह दी, और ये बोलकर वो वेंचिंग को संभालते हुए उसे अपने साथ उस वेंचिंग के महल की तरफ ले जाने लगी। वहीं मैं अपनी मदर के एकदम से डिसीजन सुनते ही वांग जी वहाँ रुकता नहीं है और दौड़ के विंग के पास ही जाने लगता है। सामने का नज़ारा देख के उसका खून फूक जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सामने विंग को बाहों में लिए हुए मिंग्याओ खड़ा हुआ है। विंग बेहोश है और वांग मिंग्याओ ने उसे बाहों में ले रखा है। उसके पीछे ही उसकी दोनों में सना और मून है, लेकिन जंचा वहाँ नहीं है। अब वांग जी विंग को बेहोश देख के अब वहाँ पे गुस्से में आता है। विंग के पीछे पीछे वांग जी के पीछे पीछे उसके दोनों सर्वेंट यानी सॉन्गलैन और शाओशी भी जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा गाइड करते हैं वांग जी को। लेकिन इस तरीके से वो भी बेहोश विंग को देख के थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। वहीं मिंग्याओ एकदम से वांग जी को वहाँ देख के थोड़ा शॉक है और बोलता है, माफ़ करना, मैं आपकी मदर की बात काटना नहीं चाहता था, लेकिन ये बेहोश हो गई। मेरे ख्याल से इन्हें हीलर की ज़रूरत है। इस बात पे वांग जी एकदम से मिंग्याओ के पास आता है और तुरंत मिंग्याओ से विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और गुस्से में मिंग्याओ की तरफ देखता है और बोलता है, आप ये चीज़ मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। आपको इस तरीके से मेरी वाइफ को खुद बाहों में नहीं लेना चाहिए था। और ये बोलने के बाद वांग जी तुरंत वहाँ से विंग को लेकर अपनी गोदी में जिनशी की तरफ चला जाता है। जैसे
विंग को लेके वांग जी उस हॉल से बाहर निकलते हैं तो मिंग्याओ के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जो चाहता था शायद वो हो गया। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि वांग जी को अब कहीं ना कहीं वो आज पहली बार गुस्सा दिलवा पाया है। इतने से पहले आज तक कभी भी वांग जी ने उस पर कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज वांग जी ने उस पर गुस्सा किया, जिससे वो मन में खुश होता है और कहता है आखिरकार मुझे भी तुम्हारी कमज़ोरी मिली गई। तुम्हारी कमज़ोरी लांग वांग जी जो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ यानली है। कहीं ना कहीं आप मुझे दिख गया कि मुझे किस तरफ कदम आगे बढ़ाने। मिंग्याओ मन में थोड़ा सा बड़बड़ाता है। वहीं वांग जी विंग को लेके जैसे ही रूम में पहुंचता है तो थोड़े टाइम में जंचा भी वहां आ जाता है, जिसे देखते हुए वांग जी गुस्से में बोलते हैं कहाँ थे तुम? अपने भाई को अकेले छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम? इस बात पे जंचा अब वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है और बोलता है तुम ही ने तो मुझे बुलाया था थोड़े समय पहले। तुम्हारा ही एक गार्ड मेरे भाई के लिए पानी लेके आया था और तुमने मुझे बुलाया, इन्फॉर्म किया था, जिसके बाद मैं तुमसे मिलने उस हॉल में गया था जहाँ मैंने देखा कि कोई नहीं है। अब इस चीज़ से वांग जी शॉक हो जाता है। कहीं ना कहीं उसने तो जंचा को नहीं बुलाया तो किसने फिर किया, और कौन सा पानी? उसने तो कोई पानी नहीं विंग के लिए नहीं भेजा, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। क्या विंग को भी किसी ने जहर देने की कोशिश करी है? बेचारा वांग जी इतना डर जाता है कि वो तुरंत हीलर को बुलाओ करके जोर से चीखता है, जिससे सब लोग वहाँ पे कांप जाते हैं। हीलर जो पहले से ही वहाँ आ ही रहा था वो दौड़ के आता है। ये हीलर स्पेशल हीलर है जो शायद बीच बीच में शिनचैन को भी देखता है और ये इस इंसान पे इन सबको भरोसा भी है। वहीं वो हीलर घबरा के सबसे पहले विंग को देखता है तो बोलता है घबराइए मत, इन्हें कोई जहर नहीं दिया गया है। इस चीज़ से विंग मतलब ठीक है ये देखकर थोड़ा सा वांग जी को तसल्ली होती है, जिससे अब वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में पूछता है आपको अच्छे से पता है ये कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। आज तक इसने बड़े बड़े वॉर किए हैं, घंटों तक ये धूप में वहाँ वॉर करता था, तो थोड़ी देर की धूप में इसे ऐसे चक्कर कैसे आ गए? आप सही से इन्हें चेक कीजिए और बताइए। जिस चीज़ से अब वो हीलर थोड़ा सा घबराता है और इधर उधर देखता है और बोलता है उसका कारण ये है कि इन्हें पिछले कुछ दिनों से ऐसी मेडिसिन दी जा रही है जो इन्हें को हार्म पहुंचा रही है। मेडिसिन? आप सब लोग एक साथ बोलते हैं। इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी जा रही है और ये एक मेल है, और इस तरह की मेडिसिन इनकी बॉडी में इन्हें थोड़ा सा हार्म पहुंचा रही है। शायद इसी कारण ये बेहोश हो गए। जिस चीज़ से अब वहाँ खड़े सब लोग शॉक हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। विंग को यानी यानली को कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे रहा है, ये चीज़ शॉक है, क्योंकि वांग जी या किसी और को ये बात नहीं पता है और कोई इनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वो मतलब एक तरीके से अगर हायर फ्यूचर में आएगा भी तो उनके क्लाइंट तो अच्छा ही है, तो कोई ये काम कर रहा है ये सोच के यहाँ सब लोग शौक है। सबसे बड़ा शौक तो जंचा को लगता है और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और मुट्ठी कस जाती है। मेरे भाई को कोई ऐसी दवाइयाँ दे रहा है और आपको पता ही नहीं। आप विंग को जिंशी में रखना चाहते थे और आपने ही विंग को यहाँ रखने की जिद करी थी, और उसके बाद आप ही की जिंशी में ये सब हो रहा है और आपको पता नहीं किंग। वो जंचा थोड़ा गुस्सा करता हुआ बोलता है। फिर से सॉन्गलैंड और शाओशिजन जंचा को घूर घूर के देखने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा शांत होता है। लेकिन वांग जी के दिमाग में भी यही बात चल रही है कि विंग को यानी यानली को उसके महल में जिंशी में कोई कॉन्सेप्ट मतलब पिल ला रहा है, ये चीज़ ही बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा है जो इन लोगों के साथ है और सब जगह अपना उसका कंट्रोल है, और इन लोगों को पता ही नहीं कौन है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किंग होने के बावजूद भी और वांग जी के जिंशी तक में ये सब हो रहा है। जब विंग को कोई मेडिसिन दे सकता है तो कल वो मेडिसिन वांग जी तक भी पहुंच सकती है। अब तो वांग जी की हर चीज़ में जहर का टेस्ट हो रहा है, यानी प्रॉपर सिल्वर स्पून डाल के उसे चेक करके दिया जा रहा है। लेकिन एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में तो मतलब कोई टेस्ट नहीं होता ना, तो इन्हें नहीं पता चलता। कहीं ना कहीं ये सब इन लोगों की एक बहुत बड़ी लापरवाही और कमज़ोरी शो हो रही है। इसलिए वांग जी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए अब सॉन्गलैंड और शाओशिजन की तरफ देखता है और बोलता है सचमुच में हम लोग सबसे ज़्यादा पावरलेस हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, क्योंकि मैं किंग हूँ और तुम दोनों मेरे खास गार्ड हो, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कितने बड़े कमज़ोर हैं ये चीज़ साफ साबित हो गई आज विंग की इस बेहोशी से। अब
तुम दोनों को हर एक चीज़ पे और ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी है। ऐसा कोई जिस पे तुम्हें ज़रा सा भी शक हो, सबसे पहले तुम मुझे बताओगे, क्योंकि अब मैं किसी मामले में कोई भी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। वांग जी थोड़ा भड़कते हुए, थोड़ा गुस्सा करते हुए सॉन्गलैन और साओ शिनचैन से बोल रहे हैं। वहीं साओ शिनचैन और सॉन्गलैन भी खुद अपने आप में बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं, अपने आप में गिल्टी हैं, इसलिए वो भी सर नीचे करे खड़े हैं। वहीं अब वांग जी जंचा की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें उस गार्ड का चेहरा याद है ना? अभी इसी वक्त तुम सॉन्गलैन और साओ शिनचैन के साथ जाओ और उस गार्ड को पकड़ के लो, ताकि हम उससे पता कर सकें कि तुमसे झूठ किसने बोला। कहीं ना कहीं चंचा भी तुरंत इस बात पे अग्री होकर उन लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। हीलर भी वहाँ से चला गया है और वांग जी के और विंग बिल्कुल अकेले हैं। विंग के पास बैठा हुआ है और विंग को बहुत इमोशनल भरी आंखों से देख रहा है। आज पहली बार वांग जी थोड़ा कांपते हुए, घबराते हुए विंग के हाथ पे अपना हाथ रखता है। अब वो सारी बातें याद कर रहे हैं, वो सारी बातें जो विंग की और उसकी शादी के बाद हुई हैं। कैसे विंग और वो शादी करके यहाँ आए, कैसे विंग उसके लिए अब खुद पनिशमेंट लेने के लिए घुटनों पे बैठ गया, कैसे विंग और वो एक दूसरे के कितने करीब आ गए। और आज उसे कितनी ज़्यादा जेलसी महसूस हुई जब उसने विंग को मिंग्याओ की बाहों में देखा। कहीं ना कहीं विंग को कोई और टच कर रहा है, किसी ने विंग को गोदी में उठाया। ये देखना ही वांग जी के लिए उसके अंदर एक अजीब सी डर, एक अजीब सी जेलसी, एक अजीब सी पॉसेसिवनेस छोड़ गया। क्या सचमुच में वो विंग को अब इतने करीब मांगने लगा है? ये क्या हुआ है? क्यों वो विंग को किसी और के बाहों में नहीं देख सका? विंग कोई लड़की थोड़ी है, विंग तो एक आदमी है, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जिससे वो कितनी बार लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद विंग उसकी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ बना रहे। क्यों उसकी आंखों के सामने ही रहे, जिसे वो टीज करे, जिसे वो छुपा के अपने पास रखे, जिसका चेहरा देखने का हक सिर्फ वांग जी का हो। ये क्या हो गया है वांग जी को? ये कैसी अजीब सी सोच उसके दिमाग में आने लगी है? क्या वो हमेशा विंग को अपने साथ ऐसे रख सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उसने विंग से वादा भी तो किया है, जैसे ही कल्प्रेट मिल जाएगा वो विंग को यहाँ से फ्री कर देगा। लेकिन अब जब विंग यहाँ से चला जाएगा, वो सोच कर ही उसके दिल में एक अजीब सा पेन क्यों हो रहा है। वो खुश था अपने प्यार के साथ, कुछ समय जो उसे बिताने के लिए मिल रहा है, वो सोच के ही वो खुश था। उसने तो अपने मन को बना लिया था उसी दिन, जिस दिन उसने विंग से वादा किया था। उसने अपने दिल को मना लिया था कि वो विंग के साथ कुछ समय बिता के इस यादों में पूरी ज़िंदगी बिता देगा। हाँ, वो जानता था कि वो विंग से प्यार करता है, इसीलिए तो उसने विंग से शादी की। अपने उस प्यार को जिसे उसने इतने साल से अपने दिल में छुपा रखा है, वो विंग को वो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? वो कैसे विंग को बता पाएगा कि वो विंग से जानबूझ के शादी करी थी? हाँ, उस दिन जब उसको पता चला था कि उसकी शादी विंग से है, तो उसकी आंखों में वो खुशी और वो चमक इसी कारण थी कि उसे लग रहा था कि शायद उसे एक बार किस्मत एक मौका दे रही है अपने प्यार के साथ शादी करने का। शायद वो और विंग कुछ ही समय के लिए पति पत्नी की तरह रहें, लेकिन वो अपने प्यार से शादी कर सकता है, अपने प्यार के साथ कुछ समय बिता सकता है। बस उसे इसी मौके के लिए वो बहुत खुश था। लेकिन आज विंग को इस हालत में देख के उसे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। कौन है जो विंग को हार्म कर रहा है? कौन है जो उसके करीबी हर इंसान को दुख पहुंचा रहा है और वो उसे पकड़ भी नहीं पा रहा है? बस वांग जी अपने आप में इसी कारण फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अपने प्यार को वैसे भी उसे अपने दिल में ही रखना है, किसी को जताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, तो वो अपने प्यार को ऐसे ही रखेगा। विंग को हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहेगा जैसे वो अब तक कर रहा था। लेकिन हाँ, अब अगर विंग उसके पास है तो वो विंग को प्रोटेक्ट करेगा, अपने विंग को तो वो कुछ नहीं होने देगा, लेकिन अपने विंग को किसी और के साथ भी तो नहीं देख पाएगा। बेचारा वांग जी इन सारी बातों में कंफ्यूज्ड है, किसी के सामने कुछ कह नहीं सकता, अपने दिल में अपने प्यार को ऐसे ही छुपाए हुए अपने विंग को प्रोटेक्ट करने की बातें सोच रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ विंग के वांग जी की कमज़ोरी है, ये बात जानने के बाद मिंग्याओ बहुत खुश होता है और खुश होकर अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसका पहले से ही कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई ऐसा जो उसका कई सालों से साथ भी दे रहा है और उसे बहुत प्यार भी करता है। ये कोई और नहीं बल्कि लैंग शी है, जो कहने के लिए शिचैन की कॉन्क्यूपाइन है। में तो उसका और मिंग्याओ का रिश्ता
कॉन्क्यूपाइन और मास्टर वाली तरह अभी भी वो मिंग्याओ का वेट बेड पे लेटे हुए है, पैरों के ऊपर पैर रख के ऑलमोस्ट अपने आंखों को आगे से ओपन करे हुए ही कर रही है, जिसे देख के मिंग्याओ के चेहरे पे एक लस्टफुल एक्सप्रेशन आ जाता है। वो तुरंत अपने रूम का डोर बंद करके सीधा लैंशी के पास बेड पे आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दूसरे के साथ ये दोनों इतना इंगेज होके जब प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो अब ऐसे ही न्यूड बेड पे पड़े हैं, जहाँ पे लैंशी मिंग्याओ के चेस्ट पे सर रख के बड़े आराम से उसके चेस्ट पे हाथ फिराती है, बोलती है कब से मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, पर तुम मेरे पास ही नहीं है। आखिरकार मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ गया। तुम अच्छे से जानती हो हरम पे पूरी औरत हमेशा नज़र रखती है, उस औरत के होते हुए मैं कैसे हरम में आ पाता। तुम्हारे लिए पहली बार की बात थोड़ी थी, इससे पहले कितनी बार तुम हरम में आए हो, फिर भी इस बार मेरे पास आने से क्यों कतरा रहे थे। याद रखना तुम। ये बोलने के बाद अब लैंशी मिंग्याओ की तरफ थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, मेरे होते हुए तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता और तुम और मैं एक दूसरे के साथ बहुत समय से हैं, इसलिए मेरे सारे राज तुम जानते हो और तुम्हारे सारे राज मैं जानती हूँ। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मैंने सुना आज तुम काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे उस यालनी की, और कल भी तुम उसके साथ ही हॉल में आए थे। मुझे ये याद नहीं है, ये मत सोचना। जिस बात पे मिंग्याओ जो देख रहा है कि शायद लैंची उस पर गुस्सा कर रही है, तो एकदम से उसे दोबारा से हक कर लेता है और बोलता है, ओहो माई ब्यूटी, हमारी ब्यूटी के आगे वो यानली कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम जैसी ब्यूटीफुल को छोड़ के या उसका इम्पोर्टेंस होगा, वो भी सिर्फ मेरे लिए मोहरा है। यानली मेरे लिए एक ऐसा मोहरा है जिसे मैं इस किंग को हमेशा के लिए इस खेल से बाहर निकाल पाऊंगा। मतलब ये कि आखिरकार मुझे उस लांग वांगजी की कमज़ोरी मिली गई, वो कोई और नहीं बल्कि ये यानली ही है। अपनी वाइफ के लिए वो कितना पॉजेसिव है आज मैंने उसकी आंखों में देख लिया, और अब मुझे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। पर मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अचानक से लैंची थोड़ा सा मिंग्याओ से दूर होकर कपड़े पहनते हुए बोलती है, जिसमें मिंग्याओ थोड़ा शॉकिंगली लैंची की तरफ देखता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई गलतफहमी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से वो उस यानली के लिए इधर उधर घूमता रहता है। इस बात पे अब लैंशी अपने सारे कपड़े पहनने के बाद अपने बाल संवारते हुए शीशे के आगे बैठती है और बोलती है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं मैडम लैन के बहुत करीब हूँ, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें वो सारी बातें भी बता सकती हूँ जो शायद इस महल के किसी इंसान को नहीं पता, और मैं ही तुम्हें बता रही हूँ कि तुम गलत तरफ तीर चला रहे हो। वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यानली को लांग वांगजी कभी प्यार कर ही नहीं सकता। पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो यानली से प्यार नहीं करता? क्योंकि हमारे किंग द ग्रेट हंगवनजुन एक कट स्लेव है, जिस चीज़ से अचानक से अब मिंग्याओ अपनी जगह से खड़े होके मतलब लैंशी की तरफ शॉकिंगली देखने लगते हैं। अब लैंशी अपने पूरे तरह से बाल बनाने के बाद हेयर पिन्स लगाते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, शौक मत हो, ये बात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद लांग वांगजी ने बताई है। क्या? हाँ, जिस दिन मैडम लैन के पास लांग वांगजी आया था यानी से शादी से एक दिन पहले, तब मैंने उन दोनों की बात सुनी थी। एक छोटा सा फ्लैशबैक है। उस दिन क्या हुआ था, जब शादी से एक दिन पहले मैडम लैन गुस्से में अपने आप को रूम में बंद कर गई थी और उनके पास लांग वांगजी आया था। वांगजी मैडम लैन के पास आया था, तब लैंशी भी वहाँ पे छुप के उन दोनों की बातें सुन रही थी। मदर, आप गुस्सा मत हो कीजिए, आप इस समय गुस्सा करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? तुम उस यानली से शादी के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? भूलो मत, उस यानली की वजह से तुम्हारा भाई सिक्लूजन में है, और आप कैसे उस लान कुरैन की बात पे अग्री कर सकते हो? ये कुरैन हमेशा से मेरे बच्चों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता रहा है, और अब भी वो ऐसा ही कर रहा है। उसने तुम्हें मजबूर किया है ना, तुम किंग बनो और मजबूरी में ही तुम ये यानली से शादी करो। पर ऐसा मत करो, मेरे बच्चे मेरे होते हुए अब मैं अपने दूसरे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी शादी उस यानली से कभी नहीं करवाऊंगी। जिस बात पे अब वांगजी अपनी मदर को शांत करता है और बोलता है, मदर, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
हमें हर हाल में ये शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक नए वॉर के लिए हम सब तैयार नहीं हैं। कहीं ना कहीं ब्रदर के सेक्युलरिज्म में जाने के बाद आप समझ चुके होंगे हमारे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं तुम्हारी शादी कैसे करने दूँ? मैं ऑलरेडी बड़े बेटी की ज़िंदगी इस पॉलिटिक्स, इन समझियों के चक्कर में बर्बाद होते हुए देख चुकी हूँ। अब मैं ये सब तुम्हारे साथ होते हुए नहीं देख सकती। मैं उस समय तुम्हारे पिता के कारण दुख में थी, इसलिए शायद उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाई, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शादी प्यार का रिश्ता होता है, दो लोगों के दिल और जीवन भर के साथ का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ तो इस लैंडक्लैन वालों ने मिलकर इस शादी को समझी पॉलिटिक्स का रिश्ता बना दिया है। कोई प्यार को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं। तुम्हारे फादर कभी ऐसा नहीं चाहते थे। अगर वो ठीक होते तो वो कभी भी शिचैन और तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दे सकते थे। वो हमेशा से प्यार के रिश्ते को ही इम्पोर्टेंस देना जानते थे। फिर उन्होंने मुझसे भी प्यार की शादी करी, लव मैरिज करी थी, क्योंकि वो भी इन लैंडक्लैन के इन बातों पे भरोसा ना करके प्यार के ऊपर भरोसा करते थे। पर मैं अपने बच्चों के साथ क्या करते हुए देख रही हूँ, उनके इस तरीके से बेड पे होने के कारण, और इन लैंडक्लैन वालों ने मिलकर मेरे पहले बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। समझी एक क्लैन के उस क्लैन से जुड़ने का कारण, अपने फ़ायदे के कारण उसके जीवन का कैसे उलझा दिया कि मेरा बच्चा अपने प्यार के साथ रह ही नहीं सकता। इतना दुख में हो गया वो कि उसने अपने आप को सेक्युलरिज्म में भेज दिया, और ऐसा होते हुए मैं तुम्हारे साथ कैसे देख सकती हूँ। इसलिए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे की शादी उसी से होगी जिससे वो प्यार करता है। मैं तुम्हारी शादी कभी भी किसी समधी का भेंट बनते हुए नहीं देख सकती। देख लहन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मैं अपने बच्चे की जीवन को बर्बाद नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए ये बात बोलती है। अवांग जी अपनी मदर के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता मदर। जिससे मैडम लैन अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रही हैं, और वांग जी अब बोल रहे हैं, मेरे प्यार से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती मदर, क्योंकि मेरा प्यार एक ऐसे इंसान से है जिसे लैंडक्लैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? कोई भी हो, अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो तुम्हारी माँ उस इंसान को एक्सेप्ट करेगी। सबके बीच में तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उसी इंसान से करवाएगी जिसे तुम प्यार करते हो। अगर मेरे प्यारे से लंजा की लाइफ में कोई है तो माँ वादा करती है कि वो अपनी आजान के लिए उस इंसान से शादी ज़रूर करवाएगी। बताओ आजान, तुम किसी को प्यार करते हो? मेरा प्यारा सा छोटा सा आजान इतना बड़ा हो गया कि वो लोगों से प्यार भी करने लगा। तो कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे आजान का प्यार मिल रहा है? मेरे आजान का प्यार मिलना भी उस इंसान, उस लड़की की ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला समय होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा आजान दिल खोल के प्यार करता है। जब वो किसी से प्यार करता है तो अपना दिल, जान, सब कुछ उस पर निछावर कर देगा। वो तो बहुत किस्मत वाली होगी जिसे मेरा अजान का प्यार मिल रहा है, जिसे मेरा अजान प्यार करेगा। बताओ अजान, कौन है वो? कौन से क्लैन से है? क्या मैं उसे जानती हूँ? मैं तुरंत उसकी और तुम्हारी शादी कर दूँगी। सबके बीच में मैं उसे दुल्हन बना के तुम्हारे साथ लेके आऊँगी। बताओ मेरे बच्चा। मैडम लैन बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में वांग जी के चेहरे को पकड़ के इमोशनल भरी आंखों से वांग जी को देख रही हैं, पर वांग जी की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, वो कोई लड़की नहीं है मदर, बल्कि वो एक लड़का है। और मैं जानता हूँ हमारे क्लैन में एक कट स्लेव के रिश्ते को कोई बस एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा एक दूसरे आदमी का प्यार करना कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एकदम से अब मैडम लैन खुद अब शॉक में आ जाती हैं, और वो हाथ जिनसे वो बड़े प्यार से वांग जी का चेहरा पकड़ रही थी, वो हाथ वहाँ से हटा के वो खुद की अपने दोनों हाथों को पकड़ के शांति से खड़ी हो जाती हैं, जिससे वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशन अब चेंज हो जाते हैं। और वो बोलते हैं, मैं जानता था मदर, जब मैं आपको सच बताऊँगा तो आप ऐसा ही रिएक्ट करेंगी, ऐसा ही सब लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा प्यार एक औरत से नहीं बल्कि एक आदमी से है। क्यों मदर? अभी जो प्यार आपको इतना पावन लग रहा था, जैसे ही मैंने एक आदमी से प्यार करने की बात कही, वो आपके चेहरे की एक्सप्रेशन क्यों बदल गए? आजान, क्योंकि ये होना नामुमकिन है। तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। तुम एक आदमी से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम खुद एक मेल हो और दूसरे मेल से, बेटा ये तो प्रकृति भी साथ नहीं देती, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैडम लैन इमोशनल होके वांग जी की तरफ देख रही है। अब वांग जी उन्हीं इमोशंस के साथ अपनी मदर की तरफ देख रहा है। अब बोल रहा है, क्योंकि प्यार किसी प्रकृति, किसी बंदिशों में नहीं बंधा हुआ। प्यार तो एक ऐसी फीलिंग है जो मुझे खुद पता नहीं चली कब मेरे दिल में आ गई, और अब मैं खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक सकता। मैं कभी भी
उसका नाम किसी के आगे नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उसका नाम जानने के बाद कोई भी उस इंसान को जीने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारी तरह कोई बहुत बड़ी पोजीशन वाला नहीं है। और मैं इसी कारण उसका नाम या उसके बारे में आपको या किसी को कभी नहीं बताऊंगा। मेरे लिए प्यार सिर्फ एक ही बार होना था और वो उस इंसान से हो चुका है। अब उसका साथ शायद मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन ये प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। और मैं इसी कारण यानली से शादी करने के लिए हाँ कह रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं उसे वो प्यार या वो पत्नी का रिश्ता जो मैं एक पति को देना चाहिए वो तो नहीं निभा पाऊँगा, लेकिन हाँ इस शादी के कारण मैं इन दोनों क्लैन के लिए कुछ सोच रहा हूँ। और इसी कारण मैं ये शादी कर रहा हूँ, जिस चीज़ से अब मैडम ने थोड़ा सा इमोशनल होके वांग जी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, ठीक है, शायद तुम अगर ये सोच रहे हो तो सही ही सोच रहे हो। मैं जानती हूँ शायद ये शादी पहले मुझे ही गलत लग रही थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम ये शादी करो, क्योंकि यही शादी तुम्हारी इज्जत के लिए और तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगी। एक आदमी से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होते हुए देख सकती। मैं क्या, ये क्लैन का भी कोई नहीं देखेगा, और फिर उस लैन क्लैन की वो नफ़रत और लैन क्लैन से दुश्मनी तुम लो ये मैं नहीं चाहती। इसलिए ठीक है, तुम यानली से शादी कर लो, मैं तुम्हें अब इस शादी की परमिशन दे रही हूँ। ठीक है मदर। ये बोलने के बाद वहाँ से वांग जी चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी मदर की ये हाँ ही चाहिए थी जो मैडम लैन को मिल गई। वांग जी के वहाँ से जाती मैडम लैन अब अचानक से घुटनों पे बैठ जाती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और बोलती हैं, मैं जानती थी मेरे आज़ान कि तुम सबसे ज़्यादा मासूम हो, सबसे ज़्यादा भोले हो, इसलिए तुम ये गलती कर बैठे। तुम कैसे ये कर सकते हो। मैं चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो प्यार से महसूस करो जो एक पार्टनर के होने से इंसान की लाइफ में आता है, पर तुम एक मेल से प्यार करोगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो मैं इस शादी से कहीं ना कहीं खुश हूँ, क्योंकि इससे मेरे आज़ान की इज्जत इस क्लैन में बनी रहेगी। इससे मेरे लंजा के बारे में कोई नहीं जान पाएगा कि वो एक कट स्लेव है। इससे अच्छा है कि ये शादी हो जाए। ये शादी मुझे एक और खुशी देगी, उस यानली को भी उसकी सज़ा मिलेगी जिस यानली की वजह से मेरा बड़ा बेटा सेक्युलर में गया। अब वो यानली जीवन भर तक अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहेगी, क्योंकि मेरा बेटा उसे कभी वो प्यार देगा ही नहीं, उसे वो वाइफ की तरह एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। मन में मतलब मैडम ने ये बोलकर थोड़ा मुस्कुरा भी रही है। वो यानली के लिए बिल्कुल दुखी नहीं हो रही, क्योंकि वो अपनी यानली की शादी अपने गे बेटे से करवा रही है, बल्कि और खुश हो रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि यानली को ये एक तरीके की वो पनिशमेंट ही दे रही है। अब ये सारी बातें लैंशी अपने बालों में हेयर पिन लगा के पूरी रेडी होते हुए मिंग्याओ को बता रही है। जब मिंग्याओ ये चीज़ सुनता है तो पूरी तरह से शॉक है। वो शॉकिंगली लैंशी की तरफ देखता है और बोलता है, झूठ बोल रहा है वांग जी, ये उसने झूठ बोला है। उसने यानली को अपनी वाइफ के सारे राइट्स दे दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक कट स्लेव था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने खुद गार्ड से और मेड से पता किया था। उनकी वेडिंग नाइट के बाद उस बेड पे ब्लड के स्टेन मिले थे, जिससे साफ साबित होता है कि उन दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट कंज्यूम की है। वो दोनों अपने रिश्ते में हर तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। बट ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने कानों से खुद सुना। अब हमें इस बारे में पता करना पड़ेगा। अगर सचमुच में वांग जी एक कट स्लेव है, तो सबसे पहले उसके उस लवर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यही एक और अच्छा हमारे पास तरीका है उस वांग जी को तुरंत इस क्लैन के किंग की पोजीशन से हटाने के लिए, क्योंकि क्लैन के लोग एक कट स्लेव को तो अपना किंग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बोल के मिंग्याओ अब खुश होता हुआ मुस्कुराता हुआ रूम में अपने बेड पे बैठ जाता है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो आपको क्या लगता है क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि वांग जी का वो सीक्रेट लवर आप और हम जानते हैं उसी की अब न्यू वाइफ है। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आपको कैसी लग रही है स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने कहा था ना इस कहानी में बहुत ट्विस्ट और टर्न है, तो आपको कैसा लगा ये जान के कि वांग जी विंग को प्यार करता है। पर वांग जी और विंग को से प्यार हुआ कब, यानी वांग जी को विंग की तरफ अट्रैक्शन या ये प्यार वाली फीलिंग आई कब? क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि वो शायद शादी के बाद ये सब हुआ है। पर कहानी का ये ट्विस्ट कमेंट में ज़रूर बताना।
आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है ये प्यार कब हुआ होगा, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देख के इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।